अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से। पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जो बच्चों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए माजूरी में बदल सकता है, लेकिन खुशकिस्मती से ये काबिल इलाज और काबिल इंसदाद बीमारी है। साल 2025 की पहली कौमी हिफाजती टीकाजात मुहिम का आगाज़ आज से किया जा रहा है, जो कि अगले 7 रोज़ तक पंजाब भर में जारी रहेगी। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में ये मुहिम 7 दिन तक चलेगी, जबकि दीगर अजला की बात करें तो वहाँ पर 5 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस मुहिम के दौरान 2 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स और निगरान टीमें 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए मुतहरिक होंगे। इस मुहिम में हम देख रहे हैं कि 5000 से ज़ायद ट्रांजिट टीम मेंबर्स शामिल हैं। यहाँ पर 16600 एरियाज़ जो इंचार्जेस हैं वो मौजूद होंगे, और इसके साथ साथ 1,80,000 से ज़ायद मोबाइल पोलियो टीम मेंबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ भी कर दिया और ये अज़्म भी ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान से जब हम पोलियो के मुकम्मल खात्मे की बात करते हैं तो फिर ये कोशिशें जारी रहेंगी। इस हवाले से उनका कहना था कि गुज़श्ता साल मुल्क में 77 पोलियो केसेस रिपोर्ट होना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस साल के आगाज़ में अब तक सिर्फ 1 केस सामने आया है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये मुहिम पोलियो के मुकम्मल खात्मे की तरफ एक और मजबूत कदम साबित होगी। ये मुहिम पाकिस्तान के लाखों बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन तक पहुँचाएँ। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पोलियो और चाइल्ड हेल्थ के माहिर डॉक्टर, जो हमें बताएंगे कि पोलियो के खात्मे के लिए हम सबको क्या करना चाहिए, वालिदैन को कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इस बीमारी के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशें किस तरह से ज़्यादा मौसर साबित हो सकती हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीम अख्तर वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि पोलियो ख़तरनाक मर्ज़ जो है वो किस तरह से है और बच्चों पर किस तरह से असरअंदाज होता है। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं बड़ा मशकूर हूँ न्यू न्यूज़ का कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और इस कैंपेन का एक हिस्सा है जिसमें हम पे पोलियो के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और गवर्नमेंट का भी विजन यही है। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ रह गए हैं वर्ल्ड में जिनमें पोलियो रैम्पेंट है और हमारा सारों का टारगेट जो है कि हम इसे ख़त्म करें और ये मीडिया के थ्रू जो कैंपेन्स हैं हमारी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत सी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं और हमारे पेरेंट्स को ये चाहिए कि ऐसी बातों के ऊपर कान ना धरा करें, किसी भी एक्सपर्ट से पूछें और उससे जो भी उनका अशकाल होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कन्फ्यूजन होगी, वो दूर कर देंगे। अगर वो इधर उधर से सुन के चीज़ों को पे अमल करना शुरू करेंगे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ तक भी कहा गया है जी कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाने से इनफर्टिलिटी हो जाती है या कोई और इस तरह के केमिकल्स के दाखिल हैं इसके अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज़ की साजिश है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस फोरम से कि इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप ये देखें कि इसी वैक्सीन के थ्रू ऑल ओवर दी वर्ल्ड पोलियो पे काबू पा लिया गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती इस तरह की तो सारी दुनिया इस पे काबू ना पा सकती और ये प्रॉब्लम्स हर किसी को होते। और अगर खुदा न खास्ता कोई इनफर्टिलिटी का या कोई प्रॉब्लम होता तो आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का रेट क्या है, तो वो कभी भी इस तरह ना इंक्रीज करती। तो उनको ये चाहिए पेरेंट्स को कि पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन किया करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनके साथ कोऑपरेट करें पूरा, और हर बच्चे को, बल्कि सिर्फ खुद नहीं अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को भी बताएं, सारे लोगों को कहें कि आप लोग जिसको अवेयरनेस नहीं उस तक अवेयरनेस पहुँचाएँ और इस मुहिम के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप ही ने कहा कि पूरी दुनिया पोलियो फ्री इस वक्त हो चुकी है, तो क्या वजूहात है, हम क्यों पीछे हैं? इतने सालों से पोलियो वैक्सीनेशन होती है और पाकिस्तान में सबसे बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन का अमल है वो पोलियो का ही है। जी एग्जैक्टली। एक तो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है जिसको मैंने पहले डिटेल में बता दी है, इसके मेन रीज़न है। जी मेन रीज़न तो यही है। इसके अलावा डिनाइल भी जो है पोलियो वैक्सीनेशन की, उसका भी यही कंसर्न है। फिर ये चीज़ है कि हमारा पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी अक्सर रहती है, वो एक फैक्टर बहुत बड़ा है। फिर अक्रॉस दी बॉर्डर स्पेशली अफ़गानिस्तान से जो हैं, आप ये देखें कि हमारे ज़्यादा केसेस KP के और बलूचिस्तान में होते हैं, तो हमारा बॉर्डर कंट्रोल का एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो जब तक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान मिल के इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो शायद ये मुश्किल हो जाए। इसी तरीके से फार फ्लंग एरियाज़ हैं जो रीचेबल नहीं है पहाड़ियों में। फिर ये है कि आप ये देखें खाना बदोश जैसे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं और उनमें अक्सर मिस हो जाता है कि किसी बच्चे को नहीं पिलाया गया। तो अगर एक भी बच्चे को नहीं पिलाया गया और सम हाउ वायरस उसके अंदर है और वो ट्रांसमिट करता चला जा रहा है तो इससे प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटी छोटी पॉकेट्स हैं। फिर ये कि आपके पोलियो हेल्थ वर्कर्स के ऊपर बेचारों पे अटैक्स होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का ख़तरा होता है।
एक सिपाही भी शहीद हो गए पिछले दिनों। तो ये जो है कि उनको सिक्योरिटी का इंतज़ाम बड़ा होना चाहिए। फिर ये कि इस तरह के एरियाज़ में जहाँ पे इस तरह की ज़िंदगी का ख़तरा हो तो लोग वर्कर अपने आप को रजिस्टर करना भी पसंद नहीं करते, सेफ भी नहीं समझते और वो एम्प्लॉय होना भी नहीं पसंद करते। उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स होने चाहिए ताकि वो लोग एनकरेज हों और उनके साथ सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त हो। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह से आपने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर हम पोलियो का खात्मा करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस हवाले से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कौन सी ऐसी मुश्तरका स्ट्रैटेजी है जो बनाई जा सकती है? जी, उसमें तो सबसे अहम तो मैं ये समझता हूँ कि पहले तो है कि एक पेज पे है कि उन्होंने ख़त्म करना है और आई एम श्योर कि अभी अफगानिस्तान सीरियस है इस सिलसिले में और वो भी एफर्ट्स कर रहे हैं। बॉर्डर कंट्रोल जो पॉलिसी इनकी है इसको तो बहुत ही सख्त होना चाहिए। कोई भी मूवमेंट हो, ये जो पॉकेट्स बनी है जहाँ पे लोग आते जाते हैं और पता ही नहीं होता किसी को कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। और आप ये देखें कि अभी भी KPK के अंदर पहला आपका केस आ गया अनफॉर्चुनेटली। तो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स मिलकर जब तक इस पर काम नहीं करेंगी, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको। ठीक है, तो डॉक्टर साहब किस तरह से पोलियो फैलता है, हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उसकी रोकथाम के हवाले से भी कुछ काम किया जाए? एहतियाती तदाबीर क्या है? जी, इसमें जो है ना बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड पोलियो इज़ वन थिंग। एक दफ़ा हो जाए तो परमानेंट माजूरी है, सो मच सो कि इतनी लीथल है कई बच्चों की डेथ भी हो सकती है। अभी तक कोई इसका इलाज नहीं है। अभी तक कोई इसका इलाज नहीं है। इसको प्रिवेंशन इसका इलाज है और प्रिवेंशन वैक्सीनेशन के थ्रू है। एक बात तो ये कि वैक्सीनेशन को लाजमी करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, इसके रूल्स रेगुलेशन सख्त होने चाहिए, सजाएं होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2 ये कि हाइजीन, हैंड हाइजीन इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं कन्वे कर पाऊँ अपने नाजरीन को, तो माओं को चाहिए, बच्चों को चाहिए, खाना खाने से पहले, वॉशरूम से आने के बाद हर तरीके से हाइजीन का ध्यान रखें। तीसरा ये कि सीवरेज सिस्टम हमारा बड़ा बेकार सा निकम्मा सा हुआ है, उसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि सीवरेज के थ्रू फैलता है और हमारा पीने का पानी सीवरेज में मिक्स हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट सीवरेज वाले एक मसले को हल कर दे तो बहुत हद तक ये मसला हल हो सकता है। और प्रिवेंशन के लिए हैंड हाइजीन और कुक्ड, प्रॉपर कुक्ड फूड हो, बाजार से चीज़ें ना ली जाएं, गंदी चीज़ें ना खाई जाएं, तो ये इंशाल्लाह बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। पोलियो वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो एक बच्चे के लिए कितनी डोजेज ज़रूरी हैं, वो क्या एक स्केड्यूल जो होता है न्यू बॉर्न बेबी है उसका क्या होता है वो भी बता दें, और अगर कोई उनकी वैक्सीन मिस हो जाती, कोई डोज मिस हो जाती है तो फिर उसका क्या हाल है? जी, एक तो ये कि इसकी जनरली 5 डोजेस दी जाती हैं, एक बर्थ पे, उसके बाद 10 वीक पे, 14 पे, 6 वीक पे ये चलती हैं और फिर 18 मंथ्स के ऊपर होती हैं। जो बच्चा 5 डोजेस जनरली ले लेता है वो सेफ हो जाता है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन होगा फिर हम बार बार कंपेन्स क्यों करते हैं? बार बार कंपेन्स इन करते हैं कि लोग जो हैं रिलेक्टेड होते हैं, वो रूटीन वैक्सीन भी सम हो हमारी 100% पे नहीं है, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो हमें दूसरी बात यह कि एटलीस्ट 80% से ज़्यादा बच्चे जब तक वैक्सीनेट नहीं होंगे तो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती। तो हमें हर बच्चे को बार बार फिर करना पड़ता ताकि कोई मिस ना हो। कम डोज का नुकसान होता है, ज्यादा देने का कोई आपका नुकसान नहीं है, वो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देती है। अगर डोज हो जाए तो आप कह रहे हो जी कोई मसला नहीं है उसके अंदर। मल्टीपल, मैं तो ये कहूँगा कि जितनी कैंपेन्स हो हर दफ़ा अपने बच्चों को पोलियो की आप वैक्सीनेशन दें। और जिन बच्चों की मिस होती है तो गवर्नमेंट तो स्पेशल लास्ट टाइम भी जो है 2 दिन रखे गए थे स्पेशल उन बच्चों के लिए जिनकी मिस हो गई थी और उनको अप्लाई गए थे। तो ये इसमें कोई मसला नहीं है, आप कभी भी पिला सकते हैं आप इनको। और जिन इलाकों में भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि इजाफी इकदाम अभी किए जा रहे हैं? जैसे अगर हम KP साइड की बात ही करते हैं या बलूचिस्तान की बात करते हैं जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा, और पिछले साल का जो फिगर है वो तो बहुत अलार्मिंग था, 77 पर हम पहुँच गए, जहाँ पर वर्ल्ड फ्री हम देख रहे हैं कि पोलियो हो रहा है। तो अभी आपको क्या लग रहा है वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लिए गए? जी बिल्कुल लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इसके अंदर बड़ा अच्छा काम कर रही है। इन्होंने बाकायदा कमेटियाँ बनाई हुई हैं जिनको DC हेड करते हैं। उन कमेटीज़ के थ्रू ये एवरी नुक और कॉर्नर ऑफ द कंट्री पे जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन होती हैं, मॉपिंग होती है, सैम्पलिंग करते हैं और फिर ये कि मीडिया कैंपेन्स होती हैं। बल्कि इसमें ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो लोगों को भी जनरली कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया हुआ है उसमें बल्कि मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि मदरसा, मस्जिद, टीचर और कम्युनिटी जो भी लोग ओपिनियन मेकर हैं इलाके के, उन सारों को इन्वॉल्व करके काफ़ी हद तक ये काम हो भी रहा है, लेकिन इसको मज़ीद इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो काम किया जा रहा है, लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि अगर हम सिक्योरिटी का एक इशू उसको सॉल्व कर लें और दूसरा बॉर्डर
इश्यूज सॉल्व कर लें तो शायद हम बेहतर हो जाएंगे। तो जो कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ मिथ्स, कुछ सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें हम देखते हैं मंजर आम पर आती हैं, जिन वालिदैन को ये परेशानी है कि साइड इफेक्ट्स होंगे, उनके लिए आप कोई बात कन्वे करना चाहते हो, मैसेज कन्वे करना चाहते हो कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है? अगर हमारी 24-25 करोड़ आबादी हो चुकी है तो अगर साइड इफेक्ट्स होते तो शायद अब तक सामने आ गए होते। एग्जैक्टली। और फिर दूसरी बात यह कि सारी दुनिया में आप इसी वैक्सीन से कंट्रोल कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ आती और लोग बताते, तो ये इन मिथ्स में से, मिसकंसेप्शन से निकल आए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी हेल्थ वर्कर से बात करें, डॉक्टर से बात करें, और मैं समझता हूँ कि ये हम सब का भी फ़र्ज़ है कि लोगों को अवेयर करने के लिए अपने अपने लेवल के ऊपर, अपने अपने फोरम के ऊपर इसको अवेयरनेस कैंपेन्स में प्रॉपर हिस्सा लें और उनकी गलतफहमियाँ दूर करें। ठीक है। अच्छा, देहातों की जब हम बात करते हैं, फिर वही बात है पसमानदा इलाकों के वाले से जब बात की जा रही है, वहाँ पर लोगों को किस तरह से इन चीज़ों की अहमियत समझाई जाए? अच्छा, पसमानदा इलाकों में भी जनरली अब तो खैर मीडिया की वजह से काफ़ी अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ ये मीडिया कैंपेन्स ही हैं, ये आपकी वॉइस जहाँ तक भी पहुँचेगी तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि उन लोगों को भी समझाने की ये ज़रूरत है कि एक तो वैक्सीनेशन कराएं, दूसरा हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, और जो ओपन सीवरेज वाला उनका सिस्टम है, प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है, तो लोग सड़कों पे या गली मोहल्लों में भी फुजला वगैरह होता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जितनी हाइजीनिक मेजर्स बेहतर होंगी उतना बेहतर आपकी टॉलरेंस भी होगी, इम्यूनिटी भी होगी, और जरासीम को पनपने का मौका भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात की है कि सीवरेज सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए शहरों में, तो चले हम फिर देखते हैं कि जो नाले उन्हें भी कवर किया जा रहा है, जो पहले एक नालियों का गलियों में से गुजरने का कॉन्सेप्ट होता था वो ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे गांव देहात हैं जहां पर ओपन सिस्टम है सारा, घरों के बाहर से ही सारी वो नालियां क्रॉस कर रही हैं। तो ये इस पर कितना रैपिडली काम होना चाहिए या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, हो तो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है उसकी वो स्पीड नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। बट प्रोग्रेस इज देयर, स्लो है बट स्टडी है। तो आई थिंक कि अगर ये मैसेज हमारे सरकार को पहुंच जाए कि ये हाइजीन और सीवरेज का देखें ना, पीने के पानी में जब सीवरेज का पानी मिक्स होता है तो आपके बहुत से मसले, इवन टाइफाइड भी इसी की वजह से हो रहा है, पोलियो भी इसी की वजह से हो रहा है, तो बहुत सी बीमारियाँ, डायरी इस वजह से हो रहा है, तो आपके बहुत से मसाइल हैं जो कि इससे हल हो सकते हैं, तो इसके ऊपर ख़ास तवज्जो करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर मौजूदा कोशिशें अगर आप देखें इसी रफ्तार से अगर जारी रहती हैं या इनको थोड़ा सा स्पीडअप किया जाता है, तो आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान कब तक पोलियो फ्री हो सकता है? अच्छा, पोलियो फ्री के लिए देखें, जब आप किसी भी मुल्क के अंदर 3 साल तक कोई केस ना आए तब आप पोलियो फ्री डिक्लेयर करते हैं उसको। अभी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो 27 तक का था और अब वो इसको ले गए 29 तक के वर्ल्ड को पोलियो फ्री हम कर दें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि वॉर फुटिंग्स के ऊपर ये सारा कुछ करना पड़ेगा। कोशिशें हैं, जारी हैं, बट जो स्पीड होनी चाहिए शायद वो थोड़ी सी नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है स्पीड अप करना चाहिए। और जैसे मैंने लफ्ज़ यूज़ किया वॉर फुटिंग के ऊपर, आप इसको एमरजेंसी डिक्लेयर करें, और इसके ऊपर फिर जैसे हम ये कहते थे कि पोलियो अगर नहीं लिया आपने, देखे ना अभी लोगों के शनाख्ती कार्ड आपने बंद करने शुरू कर दी जो टेस्ट नहीं देता मिसाल के तौर पे, तो आप इसी तरीके के मान लें कोई बच्चा स्कूल दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसके पोलियो का सर्टिफिकेट ना हो। ठीक है, इसी तरीके से आप ट्रैवल के ऊपर आपने पाबंदियां लगाई हुई थी, बेफाम बनाते हैं आप लोगों के, पहले बेफाम तब बनाए जब उसको पोलियो के कतरे पिल गए हों, बेफाम ही ना बनाए उसका, पहला सबसे पहले तो रेगुलेशंस में जरा सख्ती करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, और मस्जिद और मदरसे को लाजमी इन्वॉल्व करें इसमें, क्योंकि ये वो तबका है जिसकी लोग बात सुनते हैं। अगर मस्जिद से, मदरसे से उस्ताद जो मुख्तलिफ स्कूलों के हैं वो इन्वॉल्व होंगे, हेल्थ वर्कर तो इन्वॉल्व ही हैं, डॉक्टर्स तो इन्वॉल्व ही हैं, मीडिया भी कर रहा है, जो कुछ भी कर सकता है वो, आप लोगों की बड़ी पार्टिसिपेशन है माशाल्लाह। लेकिन मैं समझता हूँ कि फोकस वहाँ पे करना चाहिए जहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं और वो पेरेंट्स को भी अवेयर करें। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी ये जो पिछले साल 77 पर एकदम नंबर चला गया, उससे पहले सालों में तो हम यही देख रहे थे कि जरा केसेस कंट्रोल थे। पिछले साल आपको स्पेसिफिकली क्या लग रहा है कि क्या ऐसी रीजंस हैं कि एकदम ये नंबर इतना ऊपर चला गया? आप ये देखें, अराउंड 21 मेरा ख्याल है हमारे पास 5 केसेस थे पूरे साल के अंदर। इसमें प्रॉब्लम मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, एक तो कन्फ्लिक्ट आपका बलूचिस्तान और इधर उधर आपके हो रहे हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है,
आपकी फार फ्लंग्स एरियाज़ के अंदर नहीं पहुंच रही, और फिर ये जो है ना लोगों का एक शहर से दूसरी जगह ट्रैवल जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप ये देखें लाहौर को या कराची को या बड़े शहरों को लोग टारगेट करते हैं, तो आबादियाँ उस हिसाब से बढ़ रही हैं और पेरिफेरी से लोग आते हैं, तो वो जब आते हैं और बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि चीज़ें ज़्यादा फैली हैं और उन लोगों को तक वैक्सीनेशन पहुँच नहीं सकी, कुछ बच्चे मिस हो जाते रहे हैं, तो इस वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीम अख्तर मली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और ये हम सभी जानते हैं कि पोलियो एक ख़तरनाक मर्ज़ है, बच्चों पर कितने बुरे तरीके से असरअंदाज होता है, तो ये मुकम्मल इलाज जो है इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन ही है, जो कि वालिदैन को चाहिए कि फौरी तौर पर अपने तमाम बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं आपके 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाई जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब बात करते हैं मौसम के हवाले से। वादी सवात के मैदानी इलाकों से लेकर बालाई मकामात, खासतौर पर कालाम और अगर हम मालम जब्बा की बात करें तो ये शदीद सर्दी की लपेट में है इस वक्त। महकमा मौसमियात ने इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई भी की है। दूसरी जानिब सयाह कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं और सर्द मौसम को यादगार बना रहे हैं। इस वक्त वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हारून सिराज से। हारून, बताएगा सवात का मौसम कैसा है इस वक्त? जी बिल्कुल अनवार, ऐसा है कि वादी स्वात में मैदानी इलाकों में और बालाई इलाकों में आज सुबह से ही सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है। और महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की है कि स्वात के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है और बालाई इलाके हैं, अपर स्वात है यानी कालाम, मियादम, माहोडन, मालम जब्बा और गबीन जब्बा, इन इलाकों में जो है बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। आज जो सर्दी की शिद्दत है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है और इस वक्त भी ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है। और अगर सयाहों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो सयाहों की कालाम और मालम जब्बा में मौजूद है, जो कि बर्फबारी से इस वक्त खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और जो आने वाले सयाह जो अभी हमें सुन रहे हैं तो उनको भी उनके लिए इतला और अर्ज है कि वो अगर बालाई स्वात का कालाम और मालम जब्बा का रुख करना चाहें तो उनके लिए लाजमी है कि वो अपने साथ स्नो टायर चेन जो है वो लाजमी रखे, गलम मलबूसात साथ में लाएं और इसी तरह जो दीगर लवाजिमात है वो भी साथ में लाएं। और दूसरी जानिब अगर सयाहों की खुराक के बारे में बात की जाए तो इस वक्त जो सयाह हैं वो स्वाति मछली और ट्राउट मछली के साथ साथ यहाँ की जो मकामी चपली कबाब है उस पे खूब हाथ साफ कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हारून सिराज, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। सयाह भी इस वक्त कालाम और मालम जब्बा में मौजूद हैं, बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, इस सर्द मौसम को यादगार बना रहे हैं। और जिस तरह से हारून भी ये बता रहे थे कि हमें कोशिश ये करनी है कि फिर ऐसे मौसम में जहाँ बर्फबारी हो रही है, सड़कों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, हमें अपनी गाड़ियों को बड़े एहतियात से चलाना है और जो चेन्स हैं जो टायर्स के साथ बांधी जाती हैं उनको कैरी करना साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी बताने जा रहे हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। ये कहानी है एक माँ और उसकी नन्ही बेटी की, जिसने अपनी वालिदा की खुशी को इस तरह से महसूस किया जैसे वो खुद इस लम्हे को जीत रही हो। ये तस्वीर जो कल से वायरल हो रही है आपके साथ भी शेयर करते हैं। एक 2 साला बच्ची उमैसा की है जो अपनी वालिदा एसपी डॉक्टर खतीजा उमर को प्रमोशन मिलने के मौके पर उतनी ही खुश दिखाई दे रही हैं जितनी कि उनकी वालिदा खुद। ये तस्वीर उस वक्त ली गई जब लाहौर में आईजी पंजाब के ऑफिस में अफसरान की प्रमोशन की तकरीब जारी थी और डॉक्टर खतीजा को एसपी के ओहदे पर तरक्की दी गई। तस्वीर में नन्ही उमैसा अपनी मां के साथ इस लम्हे को जीते हुए उनकी खुशी को इसी शिद्दत से मना रही है। बच्ची की आंखों में चमक, मां के साथ जुड़े रहने का वो एहसास और वालिदैन की खुशियों में बेहद मोहब्बत के साथ शरीक होने की ये एक मिसाल है। ये लम्हा हमें ये सबक देता है कि बच्चे अपने वालिदैन की खुशी को ना सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि इसे भरपूर तरीके से एंजॉय भी करते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, उनके साथ अपने जज्बात शेयर करें तो वो हमें कई गुना बढ़ाकर वही मोहब्बत लौटाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसपी पंजाब पुलिस डॉक्टर खतीजा उमर साहिबा, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और हौसले से इस मकाम तक पहुँचने का सफ़र तय किया। उनसे हम जानेंगे कि खातून
पुलिस अफसर के तौर पर उनका सफ़र कैसा रहा और वो अपनी ज़ाती और पेशा ज़िंदगी को किस तरह से बैलेंस करती हैं। खदीजा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको SP के ओहदे पर तरक्की मिलने पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। यकीनी तौर पर ये जो लम्हात हैं बड़े यादगार होते हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और थोड़ा जो है जिम्मेदारी का बोझ भी एक्स्ट्रा महसूस हो रहा है, लेकिन इट्स ओवरऑल अ गुड फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो एक पुलिस ऑफिसर, खातून पुलिस ऑफिसर होना, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा, जर्नी कैसी रही, कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? एक खातून पुलिस ऑफिसर होने का मुझे जर्नी मेरा बड़ा ही प्लेजेंट रहा, रिस्पेक्टेबल रहा और बड़ा ओवरऑल सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी किया। डेफिनेटली बीइंग अ फीमेल हमारा फैमिली और जो प्रोफेशनल बैलेंस होता है उसमें हम समटाइम्स थोड़ा सा देख रहे होते हैं कि किसको लेके चलें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। और ये जो वीडियो और पिक्चर इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, ऐसा हमने देखा वो स्टार बन गई हैं, वो बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं, वो मोमेंट कैसा था? शी हैज़ बीन विद मी ऑल द टाइम। मैं आउट ऑफ पंजाब भी रही हूँ, पंजाब में भी आई हूँ। शी यूज़ टू मूव अराउंड, तो उसके लिए एक रूटीन चीज़ है मेरे साथ मूव करना, मेरी जॉब की सारी चीज़ें देखना, तो शी इंजॉयज़ माई वर्क। डेफिनेटली वो ऑफिस में भी जैसे चल रही थी चीज़ें, IG साहब ने फैमिलीज़ को बुलाया हुआ था, उनका बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि फैमिलीज़ शुड इंजॉय आपकी जो तरक्की और चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को वो बड़ा प्रमोट करते हैं। तो उसमें जब उन्होंने फैमिलीज़ को बुलाया तो शी वाज़ वेरी हैप्पी, और वो उसकी जो है पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा है, ओवरऑल 1-2 वीडियोस भी उसकी इस तरह से चली हैं। तो शी इज़ इंजॉइंग माई प्रोफेशनल लाइफ एंड आई थिंक शी इज़ समहाउ लर्निंग फ्रॉम माई लाइफ दैट थिंग्स कैन बी मैनेज दिस वे। ठीक है, अच्छा अभी जिस तरह से अब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी आप बन गई हैं, रैंक आपका मज़ीद बेहतर हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की मज़ीद बढ़ गई है, फिर उसमें काम को भी मैनेज करना, घर को मैनेज करना, बेटी को मैनेज करना, ये बैलेंस करना बहुत से लोग ये नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता। डेफिनेटली सोशल सपोर्ट आपके साथ कितनी है वो मैटर करती है। तो राइट नाउ आई एम विद माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स आर लिविंग इन द सेम सिटी। माई हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव। बिल्कुल, मैं जानता हूँ, मुलाकात होती रहती है, हमारे शो पे भी आते रहते हैं उस्मान ताहिर जप्पा साहब, जो हमें CSS पढ़ा रहे हैं आजकल, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो उनका जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठा सके। और मैं उन्हें मिला हूँ, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैंने उन्हें देखा, जिस तरह से आप बता रही हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। बिल्कुल, वो फैमिली की सपोर्ट बड़ी मैटर करती है। कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वेयर आई कैन नॉट टेक माई चाइल्ड एंड आई कैन नॉट से आई हैव अ बेबी एट होम, सो आई कैन नॉट गो ऑन दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट। एंड आई हैड नेवर एन इंसिडेंट जिसमें मैंने कभी कहा हो कि मेरे घर में बच्ची है तो मैं ये चैलेंजिंग जॉब नहीं कर सकती। उसकी यही रीज़न है कि आई हैव वेरी सपोर्टिव फैमिली एट होम एज वेल। तो उसमें मैं यही समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल्स को प्रोग्रेस करने के लिए। अच्छा, जिस तरह से आपने खुद ही ये कह दिया कि चैलेंजिंग जॉब है, CSS पास करने के बाद फिर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब भी क्यों किया? कोई ऐसी नौकरी भी की जा सकती थी जो ज़रा आरामदेह हो? देखें, मेरी जो एजुकेशन है वो MBBS है, और द जॉब आई वॉज डूइंग वॉज नॉट एन ईजी जॉब। आई वॉज ऑलरेडी अ डॉक्टर, और डॉक्टर की जॉब यू नो कि कोई टाइमिंग नहीं होती, कोई वो नहीं होता, बट सम हाउ आई फेल्ट कि आई नीड टू डू समथिंग जिसमें मेरा स्कोप बढ़ जाए। तो मैं डॉक्टरी से कम चैलेंजिंग की तरफ तो नहीं जाती, मैं समहाउ से बेहतर या समहाउ उस तरह की जॉब के लिए मतलब स्ट्राइव फॉर कर रही थी जिसमें मैं ज़्यादा लोगों को इसी तरह से एक्स्ट्रा एफर्ट करके कर सकूं। तो समहाउ आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, आई हैव अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट आई कैन नॉट गो विद लो प्रोफाइल लाइफ एंड लेस एफर्ट लाइफ। आई एंजॉय दिस, उसको बेटर कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम भी जब आप आई थी तो आपने एक वाकया भी शेयर किया था कि पुलिस मुकाबला भी, मतलब ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं, तो सुन के ही बड़ी हैरानी होती है। तो जो लड़कियां आपको देख रही हैं उनके लिए मैसेज कोई देना चाहती हो, उनके लिए तो ऑब्वियसली आप इंस्पिरेशन भी हैं, ख़ास तौर पर वो लड़कियां क्योंकि CSS के इम्तिहान भी होने वाले हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेज कि पुलिस का जो महकमा है वो ख़वातीन के लिए अब कैसा हो चुका है, पहले कैसा था, लोगों के ज़हनों में क्या ख्यालात हैं? मैं आजकल की बच्चियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि चैलेंजेस को दूर से देख के शायद वो हमें बहुत बड़े लग रहे होते हैं और हम समझते हैं कि ये हर्डल्स ऐसी हैं जिन्हें हम क्रॉस नहीं कर सकेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते जाते हैं वो चीज़ें बहुत छोटी होना शुरू हो जाती हैं और हालात इस तरह से बनना शुरू हो जाते हैं कि आप खुद भी नहीं समझ पाते कि अल्लाह ताला कैसे आपकी चीज़ें
ठीक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है अब मुआशरा भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पंजाब पुलिस की बात कर रही हूँ तो क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये समझा जाता है कि फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं हो सकेगी। सेकेंडली एक बड़ा ही मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आप एक चैलेंजिंग जॉब कर रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड फैमिली लाइफ, जिसकी वजह से लड़कियाँ बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ को इग्नोर करके सटल सी लो प्रोफाइल लाइफ को करना चाहती हैं। लेकिन अभी हमारे इदारे इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, डे केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, ड्यूटी टाइमिंग्स को देखना शुरू किया गया है। फॉर एग्जांपल अभी मैं अपनी बात करती हूँ, हम लोग पंजाब पुलिस में ख़वातीन के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। हमारी जब डिफरेंट मौका पे कांस्टेबल्स या लो रैंक्स की ख़वातीन हैं सीनियर्स के पास जाती हैं, दे अकोमोडेट दैम। समटाइम्स लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आप बहुत चैलेंजिंग जगह पे नहीं जा सकते, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स को ध्यान रखा जा रहा है, उनके फिर वहाँ पे मौजूद उनके घर रहने के जो हालात हैं उनके लिए कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली चीज़ें 100% ठीक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लड़कियाँ एंटर होती जाएंगी चीज़ प्रूव की जाएंगी। ठीक है, आपको फिर क्या लगता है कि कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं लड़कियों को उसमें ज़्यादा तादाद में आना चाहिए? हम अपने प्रोग्राम में भी पहले ही बात करते रहते हैं कि हमारे यहाँ जब हम जराइम की कुछ शरह देखते हैं, अगर वहाँ पर पुलिस एहलकार, ख़वातीन पुलिस एहलकार सिस्टम में ऐड होनी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो ख़वातीन की परसेंटेज 5 से 6%, ये इससे ज़्यादा नहीं है। मैं ओवरऑल सब रैंक्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ PSP रैंक की बात नहीं कर रही। इस तरह से आप देखें, आप 50% पॉपुलेशन एक साइड पे बैठी हुई है। क्राइम तो सिर्फ और सिर्फ आदमियों के साथ नहीं होता, या क्रिमिनल सिर्फ और सिर्फ आदमी नहीं होते। बहुत से ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि ये चैलेंजिंग है कि फ़ीमेल से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं या नारकोटिक्स हैं या कुछ इस तरह के क्राइम्स हैं जिसमें हमारा कानून मर्दों को ख़वातीन की सर्च करने की अलाउ नहीं करता। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में अगर ख़वातीन नहीं होंगी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में तो कैसे चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज होंगी? देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर ओवरऑल फोर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फीमेल ऑफिसर्स। तो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा कोई ऐसा ख़ास वाक़या हो जो आपको बतौर पुलिस अफसर याद हो, सबसे यादगार हो, जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हों? देखें, वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं जो पुलिस सर्विस में इस तरह से काम आ रहे हैं। ओवरऑल जो है ना, एक एक्सपीरियंस मैं ये कह सकती हूँ कि एज़ फीमेल ऑफिसर मेरा जो डिफरेंट एक्सपीरियंस है वो ये है कि ओवरऑल समझा जाता है कि ख़वातीन जो है ना, शायद इनको फोर्स उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रही होती, या मेल जो है वो इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रही होती। तो मैंने बहुत सारे ऐसी चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट किस्म के टास्क और मतलब बहुत ही हाई प्रोफाइल चीज़ों के ऊपर काम शुरू किया, एंड आई रियलाइज्ड कि बाय गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू माय टीम एंड हैविंग अ गुड वर्किंग रिलेशन विद देम, मेरे अपनी टीम जो है वो मेरे साथ खड़ी भी हुई। They had injuries with me, they were moving around with me, they had injuries and they were still standing. और उस सारी सिचुएशन में हमने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिमिनल्स के ऊपर जो है ना क्रैक ओवर भी किया और चीज़ें की। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक हमारे यहाँ एक मिथ है कि जेंडर शायद हमें एक पीछे रख लेती है, और मुझे लगता है कि बीइंग फीमेल वी हैव सम एक्स्ट्रा ट्रेट्स, having compassion, having understanding of emotions, using those people according to those emotions. हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है जो एज लीडरशिप ऑन लीडर पोजीशंस हम उनको इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को शायद मेल से भी बेहतर ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा जिस तरह से अगर हम IG पंजाब के वाले से बात करें, डॉक्टर उस्मान अनवर, बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो इनिशिएट वो कर रहे हैं। जब हम थानों में भी जाते हैं हम देखते हैं कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जा रहा है। पुलिस का जो इमेज लोगों के जहनों में बना हुआ है उसको काफ़ी हद तक चेंज करने की कोशिश की जा रही है। आप किस तरह से देख रही हैं जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं IG साहब की तरफ से, बाकी पुलिस अफसरान की तरफ से? ऑब्वियसली सबकी राय भी उसमें शामिल होती है, DIG पंजाब महबूब लीला साहब भी इसमें शामिल हैं। तो किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है और कितनी बेहतरी आप देख रहे हैं और कितनी मज़ीद बेहतरी एक्सपेक्टेड है? IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का बहुत बड़ा रोल है। एक तो इमेज लिफ्टिंग पे पुलिस के ऊपर, दूसरा वेलफेयर पे। ही हैज़ बीन वर्किंग सो मतलब इतनी ज़्यादा उनकी इस चीज़ पे है कि हम पुलिस फोर्स के ऊपर काम करें। देखें, हमारे पुलिस के अफसरान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन के प्रॉब्लम हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं,
ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन सच इश्यूज जिन पे कभी किसी ने बात ही नहीं की थी। ऑटिज्म के बच्चों की बात हो रही है, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों की बात हो रही है, सर के ऑफिस में जाते हैं तो जी वेलफेयर की बात हो रही है, शहीदों के लिए घरों की बात हो रही है। पंजाब पुलिस ने कभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था वेलफेयर पे। दूसरी तरफ सर का जो फोकस है, पहले सर ने अपलिफ्टिंग की है पुलिस स्टेशंस की, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस बनाए हैं बड़े खूबसूरत से, यू नो। अब सर का जो अगला कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस ना सिर्फ आईजी साहब का है, अभी हमारे डीआईजी ऑप्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा फोकस है कि नाउ वी नीड टू फोकस ऑन आवर इमेज पर्टिकुलरली अबाउट आवर बिहेवियर। हो सकता है ऑफिसर्स का बिहेवियर एक पॉजिटिव और सॉफ्ट में चल रहा हो, लेकिन अब हमारा कोशिश ये है कि हम कांस्टेबल लेवल तक बताएं कि आपने तमीज़ से बात भी करनी है, अवाम के साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें एक नेगेटिव सा ट्रस्ट भी डेवलप हो, लोगों को अपनी बात कहने की भी आसानी हो, उनके ज़हन में जो डर है पुलिस से एक जो झिझक है वो भी खत्म होनी चाहिए कि वो अपना मसला इजीली लेकर थाने में जा सकें और उनसे कम्युनिकेशन। तो अभी इस टाइम जो ओवरऑल लीडरशिप का जो फोकस है ना वो पुलिस की ओवरऑल पॉजिटिव सॉफ्टर इमेज एंड पॉजिटिव चीज़ों की तरफ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसपी पंजाब पुलिस डॉक्टर खदीजा उमर साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रखती हैं, उन तमाम लड़कियों के लिए भी, ख़ास तौर पर जो इस वक्त अगले महीने CSS के इम्तिहान भी देने जा रही हैं। तो आई थिंक लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है। डॉक्टर साहिबा रोल मॉडल हैं उन तमाम लड़कियों के लिए भी जो कि एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजारना चाहती हैं और माशरे की तरक्की में अहम किरदार भी अदा करना चाहती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। एक बड़ा इवेंट है जिसको पाकिस्तान कुछ ही दिनों में अब मेज़बान करने जा रहा है, जहां हम देख रहे हैं क्रिकेट दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट में से एक ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी की जा रही है और इस तारीखी इवेंट के लिए लाहौर का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। क्रिकेट का ये अज़ीमुश्शान मैदान जिसने कई यादगार मुकाबले देखे हैं, मज़ीद शानदार और जदीद सहूलियात से आरास्ता हो चुका है। सिर्फ 4 माह में स्टेडियम की मुकम्मल तज़य्युन और आराइश और तामीराती काम भी मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद यह आलमी मयार के मुताबिक एक जदीद स्टेडियम बन गया है। पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम में 24,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि रेनोवेशन के बाद अब ये तादाद 34,000 से तजावुज़ कर चुकी है, यानी कि अब 10,000 मज़ीद शायकीन अपने पसंदीदा टीमों को एक्शन में देख सकेंगे और तारीखी मुकाबलों का हिस्सा बन सकेंगे। जदीद LED फ्लड लाइट्स नस्ब की गई हैं जो दिन के वक्त भी बेहतर रोशनी फराहम करेंगी। इसके साथ साथ जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बैनुल-अक़वामी मयार के ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं। दुनिया भर में इवेंट की कवरेज के लिए जदीद तरीन कैमरे और ब्रॉडकास्ट सिस्टम नस्ब किए गए हैं। शायकीन के जोश व खरोश को मज़ीद बढ़ाने के लिए बेहतरीन ऑडियो सिस्टम लगाया गया है। शायकीन के आराम और सहूलत के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता फैमिली इंक्लोजर्स हैं, बेहतर वॉशरूम्स बनाए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि स्टेडियम के तमाम काम 100% मुकम्मल किए जा चुके हैं और 7 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्टेडियम की तज़य्युन और आराइश का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान एक शानदार चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है और लाहौर समेत मुल्क भर में क्रिकेट का जो जुनून है वो यकीनी तौर पर अभी से अपनी इंतहा पर है। ये इवेंट ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा लम्हा है, बल्कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की मुकम्मल बहाली का भी एक मजबूत पैगाम है। शायकीन बेसब्री से इन सनसनीखेज मुकाबलों का इंतजार कर रहे हैं, जहां दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमें लाहौर के तारीखी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ नबद आजमा होंगी। तो हम सब तैयार हैं इसके लिए, क्योंकि लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से इंडियन मीडिया में भी बार बार ये बातें की जा रही थी कि अगर स्टेडियम तैयार नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत थी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने के लिए। हत्ता कि इंडिया के जो मैचेज़ हैं वो दुबई में होने हैं, उनका इस हवाले से कोई कंसर्न भी नहीं है। जो बाकी टीमें हैं वो इस हवाले से बात करती है मैं नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो इंडियन मीडिया है, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो इस पर बहुत ज़्यादा बात करे हैं, जो बिल्कुल ही बेवजह है, बेफजूल है और बेतुकी है। दूसरी तरफ अगर हम कौमी स्क्वाड के हवाले से बात करें तो क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है और ये इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और UAE में खेला जा रहा है, वो भी सिर्फ भारत की वजह से, जिसमें दुनिया क्रिकेट की टॉप टीमें टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। हैरानकुन तौर पर स्क्वाड में फ़खर जमान हैं, खुशदिल शाह हैं, सऊ शकील हैं और फ़हीम अशरफ की एक बार फिर से वापसी हुई है, जो कि तवील अरसे बाद कौमी टीम का हिस्सा बने हैं।
इसी हवाले से हम सबको याद है फ़खर जमान वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई थी। यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कराची और लाहौर में सैफ अली की वनडे सीरीज़ में भी हिस्सा लेगी, जिसमें न्यूजीलैंड है और जनूबी अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 11 फरवरी तक स्क्वाड में तब्दीली का मौका भी मौजूद होगा और इसके बाद किसी भी किस्म की तब्दीली सिर्फ और सिर्फ तिब्बी बुनियादों पर ही की जा सकती है, जो कि ICC इवेंट की तकनीकी कमेटी की मंजूरी से ही मुमकिन होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड में बैटर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं और फास्ट बॉलर्स का भी ज़बरदस्त इम्तजाज देखने को मिला है, जिसमें कप्तानी मोहम्मद रिजवान करे हैं, नाइट कैप्टन सलमान अली आगा होंगे। 15 रुकनी स्क्वाड में जब हम आपको तमाम प्लेयर्स के हवाले से बताएं, रिजवान कप्तान है, सलमान अली आगा नाइब कप्तान है, इसमें बाबर आजम है, फ़खर जमान है, कामरान गुलाम है, सऊद शकील हैं, तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, उस्मान खान हैं, अबरार अहमद हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, नसीम शाह हैं और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। पाकिस्तान के मैचेस में सबसे ज़्यादा तवज्जो है वो इस वक्त 23 फरवरी को होने वाले पाकिस्तान और भारत टाकरे पर होगी, जो कि दुबई में खेला जाएगा और ये मैच क्रिकेट दीवानों के लिए यादगार लम्हा भी होगा, जिसमें दुनिया की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी और सबसे ज़्यादा जिस मैच को देखा जाता है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान और मायानाज क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के हवाले से पेशगोई भी कर दी है। उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और भारत फाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने खबरदार किया है कि पाकिस्तानी टीम भी एक मजबूत चैलेंजर के तौर पर सामने आएगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अभी सबसे पहले स्क्वाड को डिस्कस कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ये जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया, आप इस स्क्वाड को किस तरह से देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद की जा रही है, खुशदिल शाह के हवाले से, फ़हीम अशरफ के हवाले से, उस्मान खान के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग। वाकई एक मौका दे दिया सिलेक्शन कमेटी ने क्रिटिसाइज करने का। एक जेन्युइन ओपनर आपके पास नहीं है, सिर्फ एक ही ओपनर है फ़खर जमान, और एक सेलेक्टर असद शफीक का PCB के जो प्रेस रिलीज में उनकी कलिमात थे, वो ये फरमा रहे हैं कि हम मैच की कंडीशंस देखकर, ओपोनेंट्स को देखकर डिसाइड करेंगे कि बाबर आजम ओपन करेंगे या सऊद शकील ओपन करेंगे। तो आपको अपने दूसरे ओपनर का ही नहीं पता और आपने बिल्कुल ये खाना खाली रखा है, तो ये रिस्क से भरपूर है। बाबर आजम आपकी टीम के बेहतरीन बैट्समैन है, ODI के वर्ल्ड नंबर 1 है काफी अरसे से। अगर वो ऊपर आकर नाकाम हो गए, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो पूरी टीम प्रेशर में आएगी। सऊद शकील से अगर आप ओपन कराते हैं, उन्होंने ओपन नहीं की, T20 में कभी कभार उन्होंने ओपन की है, बाबर आजम ने T20 में रेगुलर ओपनिंग की है, तो आपको एक जेन्युइन ओपनर रखना चाहिए था। एक ओपनर आपके पास इमामुल हक नाम का भी है, उसको एकदम से आपने डिस्कार्ड कर दिया। 48 का उसका ODI में बैटिंग एवरेज है, 9 उसकी सेंचुरियां हैं, उसको आपने एकदम से बाहर कर दिया और फिर आप उसको लाना नहीं चाह रहे हैं। फिर आपके पास एक अब्दुल्ला शफीक भी ओपनर था, ठीक है वो आखिरी 3 वनडे इंटरनेशनल्स में 0-0-0 3-0 पे आउट हुआ है, लेकिन वो टैलेंटेड है। वो साउथ अफ्रीका की कंडीशन में 3-0 पर आउट हुआ है, वो पाकिस्तान की कंडीशन में बेहतर प्लेयर है। अगर आपने किसी को रखना ही था तो आप फिर अब्दुल शफीक को रख लेते। इमाम को अगर आप नहीं रखना चाह रहे, उसकी अगर आपको शक्ल पसंद नहीं है तो। दूसरे आपके पास एक ही स्पिनर है अबरार अहमद। अबरार कभी गर्म, कभी सर्द, कभी अच्छी, कभी बहुत बुरी, कभी बहुत ही ज्यादा बुरी बॉलिंग इस तरह करते हैं। वो अच्छा स्पिनर है, लेकिन एक ही स्पिनर होना बड़ा खतरे से खाली नहीं है। सलमान अली आगा से आप थोड़े से ओवर्स करा लोगे, आप सोच रहे हो कि आप थोड़ा बहुत कोई और स्पिन बॉलिंग कर लेगा, तो ये खतरे से खाली नहीं है। आपको एक स्पिनर और जेन्युइन सुफियान मुकीम चाहिए ही चाहिए था। आपने मिडिल ऑर्डर में ज्यादा बैट्समैन रखे हुए हैं। आपने उस्मान खान, जिन्होंने एक भी वनडे नहीं खेला, उनको रखा है। फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह को आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की T20 लीग पर, जिसका कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है, ना वहाँ अच्छे बॉलर खेलते हैं, ना वहाँ अच्छे बैट्समैन खेल रहे होते हैं। फ़हीम अशरफ ने वहाँ 5 विकेटें ली हुई हैं एक मैच में, तो उससे स्टैंडर्ड को आप जज कर सकते हैं। ये दोनों प्लेयर बुरे नहीं है, लेकिन इनकी सिलेक्शन, इनकी परफॉर्मेंस जो पिछली है या रीसेंट परफॉर्मेंस है, वो जमानत नहीं देती उनके सिलेक्शन का। फ़हीम का जो बैटिंग एवरेज है 10.18, वो उनका बॉलिंग एवरेज होना चाहिए, और जो उनका बॉलिंग एवरेज है 46, वो उनका बैटिंग एवरेज होना चाहिए था, और अभी रिसेंटली उनकी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, आपने उस्मान खान की बात की, 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं तमाम लोगों को। उस्मान खान जिस तरह से PSL में हमने देखा उन्होंने परफॉर्म किया, फिर UAE की टीम से हमने उन्हें लेकर दोबारा से पाकिस्तानी टीम में एडअप किया। आपने खुद ही बताया कि वनडे मैच उन्होंने एक भी नहीं खेला, तो किन बेसिस पर उस्मान खान की सिलेक्शन हुई है? T20 में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
आप एक विकेट कीपर बैट्समैन लेके चल रहे थे, हसीबुल्ला, फिर आपने रुहेल नजीर को लिया, आपने दोनों को डिस्कार्ड कर दिया, इतना खिलाया भी नहीं, रेगुलर चांस भी नहीं दिया। अब आप उस्मान खान को एज सेकंड विकेट कीपर बैटर लेके आए। चैंपियंस कप एक वनडे टूर्नामेंट सितंबर में, अगर आपको याद हो, फैसलाबाद में कराया था, उसके वो टॉप स्कोरर थे। वही एक बुनियाद बनती है उनकी सिलेक्शन की, अदरवाइज और कोई दूसरी बुनियाद है नहीं उनके सिलेक्शन की। ठीक है। और फ़हीम अशरफ को जब हम देख रहे हैं, खुशदिल शाह को देख रहे हैं, तो एकदम से इनकी एंट्री भी समझ में नहीं आ रही है। बहुत से शायकीन ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में जो भी सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं या जो भी ओहदेदारान बैठे हुए हैं, कोई ना कोई ऐसे प्लेयर को जरूर लेके आते हैं कि कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी जरूर खड़ी हो। देखिए, बहुत बड़ा रिस्क है दोनों का। दोनों अगेन जिस बुनियाद पर आए, जो रिसेंट परफॉर्मेंस है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, वो मेरे हिसाब से ज्यादा काउंट नहीं होती। लेकिन दोनों अच्छे प्लेयर हैं, अल्लाह करे, हम अब यही दुआ कर सकते हैं कि अब उनका सिलेक्शन हो गया तो अल्लाह करे वो परफॉर्म करें। टीम एक दो दिन पहले अनाउंस होने से पहले आमिर जमाल का नाम था, फ़हीम अशरफ का नाम नहीं था। ठीक है, तो आमिर जमाल का नाम भी निकाला गया, ये भी मुझे भी कहीं से पता चला। अभी आप भी ये इस हवाले से कंफर्म करें। इवन यहाँ तक भी कहा गया क्योंकि वीडियो शूट भी उनका हो चुका था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। बहरहाल, अभी आपको क्या लग रहा है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की जीत के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें फिर हमें ज़रा बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि अगर हमारे ओपनर्स नहीं चलते हैं, फिर हमारा मिडल ऑर्डर है वो हमें बहुत जल्दी कोलैप्स होता दिखाई देता है। ख़ासतौर पर जब बाबर आउट हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है पूरी टीम पर। जी शाहिद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी देखें, जो शोबे सबसे ज्यादा जिनसे पाकिस्तान को हमेशा खतरा रहता है, पाकिस्तान की बैटिंग है। पाकिस्तान की बैटिंग अगर चलती रही, अच्छा स्कोर करते रहे, तो हमारी बॉलिंग में गो के हमारे पास एक स्पिनर कम है, लेकिन हमारी बॉलिंग में फिर भी दम है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, ये क्वालिटी बॉलर हैं और ये रेस्ट करके आए हैं। इन्होंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली, ये फ्रेश होंगे। जिस तरह इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की, जिस तरह इन्होंने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में बॉलिंग की, अगर वो उस तरह बॉलिंग कर पाए तो पाकिस्तान का ये स्ट्रॉन्ग शोबा है। पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छा होता कि अगर हम एक और जेन्युइन स्पिनर टीम में शामिल कर लेते। स्क्वाड का हिस्सा जरूर होना चाहिए था सुफियान मुकीम को। ठीक है, तो अभी 12 तारीख तक टाइम है पाकिस्तान के पास किसी न किसी चेंजेस के हवाले से, तो आपको लगता है कि इस पर थोड़ी सी नज़रसानी होनी चाहिए? ऑब्वियसली हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जब सोशल मीडिया पर तनकीद की जाती है तो पीसीबी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जरूर होता है और अपने जो फैसले हैं उनको तब्दील करता हुआ भी दिखाई देता है। आपको लगता है ऐसे कुछ चांसेस हैं कि सुफियान मुकीम को एडप्ट किया जाएगा? नजरसानी होनी तो चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि होगी, इसलिए कि ये प्रेशर वो झेल जाएंगे। रिस्क से भरपूर स्क्वाड है जिसमें आपको ओपनर का नहीं पता, जिसके बाद आपके पास एक स्पिनर कम है, तो रिस्क तो है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई नजरसानी करेंगे। आ जाए 11-12 तारीख, अगर कोई खुदा ना खास्ता ट्राई सीरीज में कोई इंजरी हो गई तो फिर आपको शायद तब्दीली करने का आप मजबूर हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई नजरसानी की जाएगी। ठीक है। अच्छा, रिकी पोंटिंग ने ये कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो फाइनल में पहुंचेंगे, आपको किस तरह से लग रहा है? साथ उन्होंने लेकिन ये भी कहा कि पाकिस्तान भी एक अच्छा चैलेंजर हो सकता है जो सेमीफाइनल तक या फाइनल तक जा सकता है, टफ टाइम दे सकता है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचने के इम्कानात दिखाई देते हैं आपको? देखिए, प्रिडिक्ट तो बहुत बड़ा प्लेयर है रिकी पोंटिंग। उसने वही ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था उसकी बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया फाइनल हुआ था, तो उसी बुनियाद पर उन्होंने कहा दोनों अच्छी टीम है, लेकिन आप रूल आउट नहीं कर सकते पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान ने पहला मैच अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 फरवरी को कराची में जीत लिया तो फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान बड़े रोशन हो जाएंगे। अफगानिस्तान की टीम इन कंडीशंस में बड़ी खतरनाक है। उसने अभी T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला। जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें 3 बड़ी टीमों को शिकस्त दी, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका, 3 बड़ी टीमों को शिकस्त दी थी। उनके पास स्पिनर्स बड़े क्वालिटी के 3 स्पिनर्स हैं और एक स्पिनिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नबी हैं। उनकी टीम को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। उनकी फास्ट बॉलिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। फजल हक फारूकी, फरीद मलिक और तीसरा उनका एक फास्ट बॉलर उमर जई जो अभी ओडीआई के क्रिकेटर ऑफ द ईयर डिक्लेयर्ड हुए हैं। वो तीनों बहुत ही अच्छे बॉलर्स हैं और उनकी बैटिंग भी बहुत हार्ड हिटिंग बैटिंग है। राशिद खान जैसा स्पिनर उनके पास है। एम गजनफर अभी जो उनके नए स्पिनर आए हैं, उन्होंने मुजीब जदरान को बाहर कर दिया, वो टीम में शामिल हुए हैं। तो अफगानिस्तान की टीम भी बड़ी खतरनाक टीम है। मेरे हिसाब से तो अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल की टीम है।
ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है यकीनी तौर पर सबसे बड़ा उस इवेंट का मैच है। इस बार ये मैच दुबई में हो रहा है। आपके ख्याल में दुबई की जो कंडीशंस हैं वो किस टीम के हक में जाएंगी? हमारा भी दुबई में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। दुबई तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान इंडिया जैसी ही कंडीशंस हैं, लेकिन इंडिया को मुझे लग रहा है चूंकि 50 ओवर्स की क्रिकेट है, अगर 20 ओवर्स की क्रिकेट होती तो डिफरेंट होता, लेकिन 50 ओवर्स की क्रिकेट है तो एडवांटेज टू इंडिया। उनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। अगर तो बुमराह उस मैच के लिए फिट हुए, अभी वो इंग्लैंड की सीरीज में उनकी फिटनेस जज की जाएगी। अगर बुमराह और शामी दो फास्ट बॉलर उनके करा रहे हों, अर्शदीप भी उनकी टीम में शामिल हैं और उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, तो दुबई में एडवांटेज सिराज नहीं है, वो चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप है वो। ठीक है। अगर तो दुबई में 50 ओवर का मैच है तो मेरे हिसाब से एडवांटेज इंडिया। ठीक है। और होम कंडीशंस को लेकर आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के पास क्या एज मौजूद है? देखिए, पाकिस्तान के पास ठीक है होम कंडीशन है, लेकिन न्यूजीलैंड यहाँ पे अच्छा खासा खेली हुई है। वो 2 दफा T20 सीरीज आकर खेले, 1 दफा वनडे सीरीज आकर खेले, तो उनको भी हमारी कंडीशन का पता है। उनके पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं। सेंटनर बहुत ही खतरनाक बॉलर है और वो तो अब कप्तान भी है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। उनके साथ जो माइकल ब्रेसवेल है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, तो उनके पास भी स्पिनिंग ऑलराउंडर है। ग्लेन फिलिप्स उनके बहुत ही अच्छे स्पिनिंग ऑलराउंडर है। तो पाकिस्तान को होम कंडीशन, अब तो होम कंडीशन तकरीबन समझे सबके लिए बराबर है। न्यूजीलैंड को इतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी पहले किसी जमाने में हुआ करती थी। ठीक है। अच्छा, लास्ट बस कमेंट कीजिएगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारी के हवाले से 100% काम कंप्लीट हो चुका है। 7 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका इनॉग्रेशन एक सेरेमनी भी होगी स्टेडियम के हवाले से। तो इंडियन मीडिया में जो खबरें चलती आई हैं, बार बार कहीं ना कहीं सबूताज करने की कोशिश की जाती रही, हालांकि यहाँ आकर उन्हें खेलना भी नहीं था। मैचेस सारे उनके दुबई में हैं। जो बाकी टीम्स हैं वहाँ से कोई कमेंट पास नहीं किए जा रहे, उनका मीडिया कुछ नहीं बोल रहा। स्टेडियम हमने तैयार करना था। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता कि इस मामले को भी हाइप क्रिएट कर दी गई इंडियन मीडिया में? देखिए, नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो होता है। वो इंडिया का ही एक गाना है ना किशोर कुमार का कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ठीक है, कहने दें, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की। जिस तरह इस कम टाइम में जल्दी उन्होंने काम करवाया है वो कमाल का है और अच्छा काम करवाया है। कदाफी स्टेडियम जब लाइट्स जली तो बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर पेश कर रहा था। कदाफी स्टेडियम बहुत अच्छा रेनोवेट हुआ है, इसी तरह नेशनल स्टेडियम भी रेनोवेट हुआ है। तो जितनी तारीफ की जाए कम है। इतना टाइम कम था, उसके बावजूद भी ये काम हुआ है, तो काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उम्मीद करते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान को हम फाइनल में ज़रूर देखें। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर से जीते। हम डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, होस्ट भी कर रहे हैं, तो बेस्ट विशेज़ हैं टीम पाकिस्तान के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे जैसे गर्मियों का मौसम करीब आ रहा है वैसे वैसे हमारे जिस्म को भी खास देखभाल की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग गर्मियों में थकन, पानी की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करते हैं, जिसका एक बेहतरीन हल है योगा। योगा ना सिर्फ जिस्म को फिट और चाको चौबंद रखता है बल्कि ज़हनी सुकून, बेहतर सांस लेने की सलाहियत और हमारी जो मजमूई सेहत है उसको भी फ़रोग देता है। लेकिन सवाल ये है कि गर्मियों से पहले हमें अपनी योगा रूटीन का कैसे ख्याल रखना चाहिए, किन योगा पोजेस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्या गर्मियों में योगा की कोई ख़ास टेक्निक अपनानी चाहिए, क्या योगा करने से हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको किस तरह से बैलेंस रखा जा सकता है। ये सब वो सवालात हैं जो हम आज के शो में एक माहिर योगा एक्सपर्ट से पूछेंगे। जिस तरह से दिल और शुगर के मरीज़ हैं वो किस तरह से योगा करें, योगा उनके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होगा और क्या योगा हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जैसे कुछ मखसूस बीमारियां हैं जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि अगर हम दिल के अमराज के हवाले से बात करें, शुगर के मरीज़ों के हवाले से बात करें, तो योगा करते वक्त कौन सी ख़ास एहतियात इन लोगों को बरतनी चाहिए, कौन से योगा पोजेज़ हैं दिल के मरीज़ों के लिए मुफीद हैं, शुगर के मरीज़ योगा से अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर जिन्हें हैं वो किस तरह से योगा कर सकते हैं। आज हम इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे ताकि आप भी योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट जो हमें बताएंगे कि योगा कैसे हमारी सेहत में बेहतरी ला सकता है। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम के हवाले से जब हम आज बात कर रहे हैं, नईम योगी योगा एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन किया। नहीं, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कोई साइंस है सर्दियों या गर्मियों की योगा को लेकर, कोई मौसम का, कोई इंसान के अपने टेम्परेचर का, कोई इस तरह की है साइंस इसमें?
भाई देखिए, टेम्परेचर जो इनर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री रहना चाहिए। ठीक है। जब वो ऊपर नीचे होता है तो फिर आप डिस्टर्ब होते हैं, फिर आपकी जो है वो अंदर के ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं। उसके लिए कुदरत ने आपको जो है वो एक ऑर्गन दिया है इस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, हम उसको समझ नहीं पाए। नाक, राइट साइड आपकी पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है। 2 तारे हैं, दुनिया में कोई भी मशीन चलती है 2 तारें लगानी पड़ती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक तार से कभी कोई मशीन नहीं चलती। तो मेरा ख्याल वो इंसान से कॉपी की है 2 तारें। तो ये राइट लेफ्ट, सिर्फ सेंटर में एक आर्च चाहिए सो छोटी सी, आगे जाके नाली एक ही है, लेकिन राइट साइड आपकी सूरज के साथ कनेक्टेड है, लेफ्ट साइड चांद के साथ कनेक्टेड है। राइट साइड से जब सांस लिया जाता है तो इससे हीट बढ़ती है जिस्म के अंदर, लेफ्ट साइड से जब सांस लिया जाता है तो इससे हीट नीचे आती है जिस्म के अंदर। अगर आपके जिस्म में गर्मी के मसाइल हैं, हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स हीट की वजह से हैं, जैसे मैदे में गर्मी है, जिगर में गर्मी है, अक्सर लोगों को मिसाने में गर्मी है, इस तरह की गर्मी के मसाइल हैं, पसीना ज़्यादा आता है, तो फिर आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना होगा, लेफ़्ट साइड से इनहेल करेंगे और राइट साइड से एक्सहेल कर देंगे। ठीक है। इसको चंद्रा बेदी कहते हैं। ठीक है। चंद्रा बेदी मतलब चांद के साथ ताल्लुक कायम करना। चांद ठंडक है, चांद से ठंडक अंदर आती है, चांद के साथ कनेक्टेड है इंसान, तो वो एनर्जी आपके अंदर ठंडक पैदा करती है। फीवर है, किसी किस्म का आपको आम रूटीन में भी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो लेफ्ट साइड से सांस लें, राइट से निकाल दें। गर्मी दाने बनते हैं बहुत ज़्यादा जिस्म के ऊपर, आपको गर्मी महसूस ज़्यादा होती है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर आपने लेफ्ट से सांस लेना है, ये याद रखिएगा। अच्छा। और अगर आपको फ्लू रहता है ज़्यादा, आपको जो है वो मुख्तलिफ कफ के इशू हैं, आपको जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता खाना, आप फिर अगर बीपी के शिकार नहीं हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो फिर आपने राइट साइड से सांस लेना है। अगर आपको सर्दी के अमराज हैं, राइट से सांस लेके लेफ्ट से निकाल इनहेल कर, ठीक है, उसको एक्सहेल करना है। ये बहुत आसान है कि राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। ठीक है। आपको जिस तरह का मसला है, अगर आपको गर्मी के मसाइल हैं तो आपने लेफ्ट से सांस लेना है, ठंडक पैदा करनी है। अगर आपको सर्दी के मसाइल हैं तो आपने राइट से, हरारत बढ़ानी है अपने अंदर। अच्छा, तो जिस तरह से आजकल जो हमारी रूटीन हो गई है या जो लाइफस्टाइल हो गया है, हम एक्सरसाइज की तरफ या योगा की तरफ हम तब जाते हैं जब हमें कोई ना कोई हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बात की है कि अगर हार्ट के इश्यूज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, शुगर के इश्यूज़ हैं, तो एक तो ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि एक्सरसाइज करने की क्या एज, योगा करने की कौन सी एज लिमिट है, कहाँ से बच्चे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो तीनों मैंने मसले बताए हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर का है, हार्ट के इश्यूज़ हैं, इनके लिए योगा कैसा है? बिल्कुल भाई, इसमें होता ये है कि जब बच्चे को समझ आना शुरू हो जाए तो वो योगा स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि योगा जो है वो आपकी ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की हाइट, बच्चों के जो है वो और जो मसाइल स्ट्रेस के आजकल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मोबाइल्स का इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो उनको एक तो डोपामिन की जो है वो कमी हो जाती है, और फिर वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हैबिचुअल चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका डोपामिन रिलीज़ होता है, आप खुशगवार मूड में जाते हैं। लेकिन वो ज़्यादती जब बढ़ती जाती है, जब बच्चे से मोबाइल लिया जाता है तो वो आपको मारने को पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर वो डोपामिन की कमी हो रही होती है, तो वो उसका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो योग जो है वो सबसे पहले आपके दिमागी नशोनुमा करता है। योग ये करता है कि आपके दिमाग की जो है वो जैसे सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। ऑक्सीजन लेवल, जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो आप मेंटली रिलैक्स होते हैं, मेंटली आपके जो है वो जो जितने केमिकल्स रिलीज होने होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होते आपके। और इसके लिए बच्चों में जैसे हम ये देखते हैं कि आजकल प्रॉब्लम ये, जैसे चिड़चिड़ापन की बात कर रहे हैं, तो एक मैं बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ जिससे बच्चे हैप्पी हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड पे ये जो जगह है, ठीक है, ये अंगूठे को सीधा कर लें और इसके नीचे आए, इस लाइन से ऊपर ये जगह इसको दबाया करें बच्चों के लेफ्ट हैंड पे। इससे जो है उनका मूड खुशगवार होता है। जब बच्चा को चिड़चिड़ापन में हो, बहुत ज़्यादा चिढ़ता हो, तो उसके लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे दबाया करें। अगर आप दबा नहीं सकते तो एक और भी हल है कि ये जगह पे आप जो है वो इतना एरिया जो है इसको रेड कर दें, रेड मार्कर परमानेंट लेके इसको रेड कलर लगा दें, कलर थेरेपी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे रेड करने से उसका मूड हैप्पी रहना शुरू हो जाएगा, वो बड़ा खुशगवार रहेगा, चिड़चिड़ापन उसका ख़त्म हो जाएगा। और जैसे आपने हार्ट की बात की, तो हार्ट जो है वो बेसिकली अगर आपका सही काम नहीं करता तो आपके तमाम ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट के ज़रिए से ब्लड पहुंचता है तमाम ऑर्गन्स तक। अच्छा, हार्ट के लिए जो है वो क्या करना होगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हार्ट बेहतर काम करे तो कोशिश करें रात 11 बजे से पहले सोएं।
11 से 1 बजे तक हार्ट की जो है वो एनर्जी कम हो जाती है। अगर आप उस वक्त जागते हो, उस वक्त ज़्यादा आप काम कर रहे हो, मशक्क़त कर रहे हो, तो आपके हार्ट की एनर्जी वीक होती है। ठीक है। तो फिर प्रेशर आता है आपके चेस्ट के ऊपर। अगर आपको चेस्ट के ऊपर प्रेशर फील हो, अक्सर लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा जैसे बोझल हो जाता है, रात का खाना हम लेट नाइट खाते हैं जो कि नहीं खाना चाहिए, उसको हमें कोशिश करनी चाहिए अर्ली खाएं और सादा खाएं, जितना रात को सादा खा सकते हैं। लेकिन मैं एक प्रेशर पॉइंट बताता हूँ कि अगर कभी हार्ट की तकलीफ हो भी रही हो तो वो फ़ौरन करना शुरू कर दें। अगर आप खुद कर रहे हैं तो फिर एक एक करके करेंगे। ये लेफ्ट जो उंगली रिंग फिंगर है, इसके टिप के ऊपर दबाना शुरू कर दें। ठीक है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक दिल के साथ है, इस पॉइंट का। ओके। इससे जो है वो दिल की जो है वो सेहत बहाल होती है, दिल की तरफ जो है वो खून की रवानी बेहतर होती है, खून आपका जो दिल की तरफ आता है तो दिल सही तरह पंप कर पाता है। इसी तरह फिर दूसरे हाथ पे, इसी तरह पैरों में भी ये रिंग फिंगर्स हैं। अगर आपके करीब लोग हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, सीने पे बोझ पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो 4 लोग अगर चारों उंगलियों को पकड़ लें, एक इस पकड़ लो, एक को इसको पकड़ ले, तो ये फ़ौरन दबाना शुरू कर दें। 10 मिनट के अंदर जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा बंदा, ठीक है, उसकी फ़ौरन जो है वो हार्ट की पोजीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक ना आए तो इसके लिए योग बताता है हरदिया मुद्रा। हरदिया मुद्रा जो है संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है, हरदिया दिल को कहते हैं। हरदिया मुद्रा करने का तरीका ये है कि उंगली को अंगूठे की जड़ में रखें, ठीक है, और इसके ऊपर से ला के ये दरमियान की 2 उंगलियां बराबर टिप अंगूठे के साथ मिला लें, छोटी उंगली को अलग कर लें, ये तकरीबन दिल की तरह बन जाता है। ठीक है। तो ये हरदिया मुद्रा इसको योग ने कहा। योग ये कहता है कि जो बंदा डेली इसको 15 मिनट करता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अच्छा। कभी हार्ट अटैक, योग ये कहता है कि कभी भी हार्ट अटैक का उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। आसान प्रैक्टिस है ये सिर्फ आप बातें भी कर सकते हैं, आप टीवी भी देख सकते हैं, आप गुफ्तगू, आंखें बंद करके बैठ जाएं, आंखें बंद भी नहीं करने की जरूरत है इसमें आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आप बनाया करें, इससे जो है वो आपके दिल की सेहत बेहतर रहती है। हरदिया मुद्रा, तो अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं इसको, लेकिन हरदिया मुद्रा इसका नाम ज़्यादा फेमस है। अच्छा जी, और जैसे आपने डायबिटीज़ की बात की, तो शुगर है क्या? शुगर जो है वो बेसिकली आपका स्ट्रेस है। आप जब मेंटली स्ट्रेस में होते हैं तो शुगर लेवल आपका डिस्टर्ब होता है, जब आप रिलैक्स होते हैं तो शुगर आपकी बिल्कुल नॉर्मल होती है। जिन दिनों में जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको भी आप देखेंगे, जिन दिनों में उनको खुशी मिलती है, हैप्पी होते हैं, उन दिनों उनकी जो है वो डायबिटीज़ जो है वो नॉर्मल कंट्रोल रहती है। और जिन दिनों में आपको बहुत स्ट्रेस उनको होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन दिनों में जो है वो उनकी जो है वो शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है, डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए जो है वो बहुत आसान एक मैं प्रेशर पॉइंट बता देता हूँ। जिनको भी शुगर का इशू है, पेंक्रियाज का प्रेशर पॉइंट है। पेंक्रियाज ये जो आपकी पाम है, इसके रिंग, ये लिटिल फिंगर की साइड पे थोड़ा सा ऊपर ये जगह जो है, ये यहाँ से मतलब नीचे आएंगे तो ये जगह बनती है, ठीक है। यहाँ ये जो लाइन आ रही होती है इस तरफ को, इसके बिल्कुल टॉप ये जगह, अगर हमें दिखा पाए आप, बिल्कुल कैमरे में दिखा रहे हैं जी जी, तो ये जगह जो है बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड पे है। अच्छा, इसको जो है वो डेली 10 मिनट आप दिन में 2-3 दफ़ा दबाएं, ये आपके पेंक्रियाज का जो काम है बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और पेंक्रियाज को बेहतर करने के लिए अगर एक क्रिया बताऊं तो बहुत ही कारआमद है, उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति करने का तरीका ये है कि आप सांस को झटके से निकालें, पेट को अंदर दबाते हुए, ठीक है। जिस तरह नाक साफ करते हैं, इसी तरह आपने नाक से प्रेशर से सांस को निकालना है, लेकिन पेट के दबने से, पेट के अंदर जाने से सांस बाहर निकले। शुरू में हाथ रख सकते हैं कि हाथों से दबाएं और सांस निकालें, प्रेशर दें। अच्छा, उस दूसरा क्रिया जो है वो अग्निसर है। अग्निसर जो है वो सांस को खारिज कर देंगे, सांस को खारिज करके पेट को हरकत देनी है बार बार, और ये मैक्सिमम 11 दफा करना है, ठीक है। सांस निकाला, ये 2 क्रिया कर लें तो आपकी डायबिटीज जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। एक ब्रीदिंग जो हमने स्ट्रेस की बात की, वो हार्ट पेशेंट और शुगर के मरीज इन दोनों के लिए बड़ी कारआमद है। वो दिमाग को रिलैक्स करती है। और जो ब्रीदिंग में करने लगा हूँ उसको भरामरी कहते हैं। भरामरी का मतलब होता है काली मक्खी का गुनगुनाना। जैसे कान में अक्सर काली मक्खी गुनगुनाती है, और गुनगुनाने से जो है वो होता ये है कि अगर आपको हार्ट अटैक का इशू आया है, आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप वो ब्रीदिंग शुरू कर दें, उससे फ़ौरन हार्ट बीट नीचे आ जाती है। लेकिन एहतियात ये है कि जिनकी हार्ट बीट नीचे रहती है वो ना करें, वो ये ना करें, ये एहतियात है इसकी। हार्ट बीट जिनकी नीचे रहती है वो बिल्कुल ना करें इसको, क्योंकि ये 10-11 दफ़ा करने से ही आपकी हार्ट बीट नीचे आ जाती है। कान बंद करेंगे
उंगलियों के साथ और आंखें बंद कर लेंगे। नाक से सांस लेके नाक से खारिज करेंगे। जब सांस को खारिज करेंगे तो एक गूंज पैदा करेंगे गले में, और उस गले के गूंज से आप सांस को निकालेंगे। शुरू में शायद इतना लंबा आप सांस ना निकाल पाए, तो जितना आप कोशिश करें। प्रैक्टिस हो चुकी है, लोगों को भी इस पर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये ब्रीदिंग जो है इतनी ज़बरदस्त है कि ये हार्ट अटैक को भी रोकती है। योगा जो है वो कम्प्लीटली हमारी ब्रीदिंग से ही मैं देख रहा हूँ कि हमारे सांस लेने से इनहेल एक्सेल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। इंसानी जिस्म का फ्यूल क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। खाए पिए बगैर आप कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बगैर आप चंद लम्हे जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो योगा आपके फ्यूल को बैलेंस करता है। जब फ्यूल बैलेंस होता है तो फिर मशीनरी सही काम करती है, आपके अंदर तमाम ऑर्गन्स ठीक काम करते हैं, आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जितना अच्छा होता है उतना ब्लड फ्लो अच्छा होता है। तो योग जो है ब्लड फ्लो को बेहतर करने के लिए ऑक्सीजन की मदद लेता है। ये नहीं कहता कि आप वार्म अप करें, आप मशक्कत करें और फिर जो है वो वक्ती तौर पर वार्म अप आप करने से ब्लड आपका सर्कुलेशन तेज होती है। लेकिन अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बेहतर है तो फिर आपकी ब्लड सर्कुलेशन 24 घंटे ठीक रहेगी। ठीक है। अच्छा, नहीं हम लोगों का जो फोकस होता है हमें फौरी रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो वो योगा का आपको लगता है कि फौरी जो असर है वो नजर आता है, या फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है ये भी? सर, किसी भी इल्म का जो माहिर होता है वो आपको फौरी रिजल्ट दे सकता है, किसी भी इल्म में, सिर्फ योग नहीं। ठीक है। अगर आप माहिर से सीखते हैं, आजकल प्रॉब्लम ये है कि फिटनेस को हमने इतना इजी ले लिया है, इतना इजी ले लिया कि हम कहते हैं ये काम ही कोई नहीं है, ये सीखने की बात ही नहीं है, ये तो खुद ही जाएं जिम के अंदर, खुद ही जाएं आप ग्राउंड के अंदर और शुरू कर दें। ये पूरी साइंस है मुकम्मल। एक मेडिकल, जिस तरह आपको डॉक्टर आप तब बन सकते हैं जब आपने किसी कॉलेज से पढ़ा हो। किताबें पढ़ने से डॉक्टर तो नहीं बन जाते इंसान, वो नीम हकीम बनते हैं ना। वो फिर यही प्रॉब्लम है कि हम जो है फिटनेस के मामले में इतना वो इजी है कि हम कहते हैं ये मसला ही कोई नहीं है, और ये बाकायदा सीखने का सब्जेक्ट है। अगर किसी माहिर से सीखा जाए तो इसका रिजल्ट पहली क्लास में आता है। अच्छा। अगर कोई माहिर आपको योग कराता है तो आपको रिजल्ट पहली क्लास में मिलता है। तो योग का रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है कहने के है। इसको हम इसलिए ईजी लेते हैं कि यार ये तो सिर्फ ऐसे बैठने का नाम है, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। ये एक गलत कंसेप्ट है। ये एक मुराकबे की एक पोजीशन है। आप मुराकबा करते हैं तो आप आंखें बंद कर लेते हैं, ज्ञान मुद्रा लगा लेते हैं, लेकिन बाकी योग के बाकी जो हिस्से हैं, जो पोस्चर्स हैं, क्रियाज हैं आपके, और जो मुख्तलिफ बंदास हैं, इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको जो है वो किसी माहिर के पास जाना पड़ता है, प्राणायाम सीखना पड़ता है। ऑब्वियसली जिसने इतना टाइम अपनी जिंदगी का भी दिया है तो वो उनके पास जो नॉलेज मौजूद है वो अगर आप उनसे लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतरी जल्दी होती है। जी, एक और बहुत बड़ा इशू है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। जिसकी वजह से सारे मसाइल आते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम भी जो है ना, देखें फूड फैक्ट्री आपकी खराब होगी तो पूरी जिस्म की स्टमक जो है वो हमारा बहुत ज्यादा, आपका स्टमक कैसे अपसेट होता है वो आपका उसका ताल्लुक भी स्ट्रेस के साथ है। ठीक है। जो अच्छा, मेरा ख्याल है हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। छोटी सी बात, जी प्लीज। अगर आप कोई सॉलिड चीज खाने लगे हैं, रोटी खाने लगे हैं, कुछ भी खाने लगे हैं, तो आप राइट साइड से सांस लें 10 दफा। ठीक है। खाने से पहले। ठीक है। 5 मिनट। और अगर आप कोई लिक्विड लेने लगे हैं, पीने लगे हैं, तो फिर आप लेफ्ट से सांस लेके राइट से